ओके बेटा, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फंक्शंस को खुद से डिफाइन कैसे करना है और प्रोसीजर्स को भी खुद से डिफाइन कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है। बेटा, फंक्शंस यूज करना हमें ऑलरेडी आता है। इसके लिए बेटा मैंने एक वीडियो भी अटैच कर दी है। फंक्शंस को यूज करना या कॉल करना की एग्जांपल हमारे पास लेंथ और सबस्ट्रिंग का फंक्शन है। ठीक है। लेंथ का फंक्शन बेटा क्या करता है, वी आर अवेयर कि इट्स गोइंग टू जस्ट टेक अ स्ट्रिंग और उसकी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें रिटर्न कर देगा। इसलिए बेटा मैंने जब लेंथ का फंक्शन यहाँ पे एग्जामिनर यूज कर रहा है तो उसके साथ उसने एक वेरिएबल भी लिखा है, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी लेंथ की वो कहीं ना कहीं सेव होगी, तो वो क्यू में सेव हो रही है। इसी तरह बेटा सबस्ट्रिंग का फंक्शन भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और पी का एक पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग को आर के अंदर सेव कर रहा है। फंक्शंस के बारे में बेटा मैंने यही बात मेंशन करी कि फंक्शन डज एन एक्शन और एक वैल्यू रिटर्न करता है, और हमेशा इट विल ऑलवेज बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। या तो आप इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में सेव कर रहे होगे, या आप उसको आउटपुट कर रहे होगे, या आप उसको कंपेयर कर रहे होगे। यहाँ बेटा एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने मेंशन करी कि फंक्शन मे और मे नॉट टेक पैरामीटर्स। फंक्शन पैरामीटर के साथ भी बनते हैं, विदाउट पैरामीटर्स भी बनते हैं। इसकी एग्जांपल बेटा रैंडम फंक्शन है जो कि कोई पैरामीटर नहीं लेता, लेकिन स्टिल वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ बेटा हमारे पास जो लेंथ का फंक्शन है वो एक पैरामीटर लेता है और हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है। सबस्ट्रिंग का फंक्शन तीन पैरामीटर्स देता है, हमें वैल्यू रिटर्न करता है। तो बेटा दिस कैन वेरी। एक और बात बेटा, फंक्शन के अंदर किसी भी विद इन अ फंक्शन यू कैन नेवर टेक एन इनपुट और यू कैन गिव एन आउटपुट विद इन अ फंक्शन। इस बात को बेटा हम लोग अभी समझेंगे। हमारा बेटा अभी गोल है कि हम फंक्शन को डिफाइन करना सीखें, अपना खुद का फंक्शन बनाना सीखें, जैसे कि लेंथ, रैंडम, div, mod जैसे फंक्शंस हैं। ऐसा एक फंक्शन खुद किस तरह बनाएंगे। बेटा उसका सिंटेक्स बहुत इजी है। सूडो कोड के अंदर हमने करना क्या है, हमने कीवर्ड लिखना है फंक्शन। इसके बाद बेटा फंक्शन का नेम आएगा, जो भी आपने नाम रखना है फंक्शन का। अगर उसका उसका कोई पैरामीटर है तो यहाँ पे आप लिखोगे पैरामीटर और उसकी डेटा टाइप। अगर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो बेटा कॉमा के साथ आप उनके नाम और डेटा टाइप लिखते रहोगे। और बेटा इट्स गोइंग टू रिटर्न अ डेटा टाइप अगेन। हम लिखेंगे नाम इस तरह, एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है कि फंक्शन इज होल, ये फंक्शन का नाम है। मैंने बोला इसके अंदर एक पैरामीटर जाएगा, उसको मैंने एक नाम दे दिया नम, कोई भी आप नाम दे सकते हो, सेंसिबल। और मैंने बोला इसकी डेटा टाइप होगी रियल। जो भी पैरामीटर आप इसके अंदर डालोगे उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। और हमने साथ साथ बताना ही होता है कि जो फंक्शन है हमारा, ये रिटर्न कौन सी डेटा टाइप करेगा। जिसने लेंथ का फंक्शन क्रिएट किया होगा उसने लिखा होगा फंक्शन, फंक्शन के बाद उसने लिखा होगा यहाँ पे लेंथ, लेंथ के बाद बेटा उसने यहाँ पे लिखा होगा किसी भी स्ट्रिंग का नाम, एस टी आर कुछ लिखा होगा उसने, पैरामीटर का नाम, और बेटा यहाँ पे उसने लिखा होगा स्ट्रिंग। लेंथ के फंक्शन की बात हो रही है। और रिटर्न्स के आगे उसने क्या लिखा होगा, रिटर्न्स के आगे बेटा उसने लिखा होगा इंटीजर, बिकॉज लेंथ का फंक्शन जो है वो हमें रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू। तो बेटा इसी तरह हमें किसी भी फंक्शन के हेडर को लिखते हैं जो कि फंक्शन की स्टार्टिंग अपर लाइन होती है। इस हेडर के बाद बेटा फंक्शन की एक्चुअल बॉडी आ जाती है जो भी कोड है फंक्शन का, और एंड में हम एक वैल्यू को रिटर्न कर रहे होते हैं। अब जो बॉडी है डिपेंड्स ऑन द एग्जाम्पल। यहाँ पे बेटा मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया है, जो एग्जाम्पल है इसके अंदर बेटा मैंने ऐसा फंक्शन बनाया है जो एक पैरामीटर लेगा, जैसे कोई भी नंबर लेगा, और चेक करके बताएगा कि यार ये पैरामीटर जो आया है फंक्शन के अंदर, क्या ये होल नंबर है या होल नंबर नहीं है। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं इस होल वाले फंक्शन में जो मैंने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है, अगर इसमें 25.82 पैरामीटर पास करूंगा तो x के अंदर क्या चीज़ सेव होनी चाहिए, x के अंदर बेटा फॉल्स वैल्यू सेव हो जाएगी, बिकॉज ये होल नंबर नहीं है। हाँ, अगर मैंने इसके अंदर सेव किया होता 25.00 तो x में ट्रू की वैल्यू सेव हो जाती। तो बेटा यही फंक्शन हमने क्रिएट किस तरह किया है, लेट्स सी। फंक्शन हेडर को लिखने के बाद मैंने डिक्लेयर किया है इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल होल। अब बेटा थोड़ी कोडिंग लॉजिक है, हमने चेक करना है कि ये नंबर होल नंबर है या नहीं। इसके लिए बेटा मैंने सबसे पहले ये जो डिक्लेयर किया ना वेरिएबल बेटा होल, ये मैंने सिर्फ ये बात सेव करने के लिए किया है कि अगर होल नंबर होगा तो मैं होल की वैल्यू को ट्रू कर दूंगा, एक बुलियन वेरिएबल है। अगर होल नंबर नहीं होगा तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, ताकि मैं बाद में इस वैल्यू को रिटर्न कर सकूं कि भाई ट्रू हुआ है या फॉल्स हुआ है। अब जो इसकी एक्चुअल लॉजिक है बेटा होल नंबर चेक की, वो बहुत सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस नंबर को, जो भी नंबर हमें पास हुआ है, हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं टू 0 डेसिमल प्लेसेस, और उस राउंड ऑफ वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू से। बेटा कोई भी डेसिमल नंबर अगर आप सोचोगे, लेट्स से हमने एक नंबर सोचा 7.62, एक डेसिमल नंबर है, बेशक 2 डेसिमल प्लेसेस हों या 4 डेसिमल प्लेसेस हों उससे फर्क नहीं पड़ता। बेटा अगर मैं इस डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ कर दूं टू 0 डेसिमल प्लेसेस, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 7.6238 से बन जाएगा
7.000। अब बेटा ये दो नंबर के आपस में बराबर हैं? नहीं। कभी भी बेटा एक डेसिमल नंबर जब राउंड ऑफ हो जाएगा तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई रो होल नंबर होगा जैसे कि 7.00, इसको राउंड ऑफ कर भी दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये 7.00 ही बनेगा। सिर्फ एक होल नंबर ही अपनी राउंडेड ऑफ वैल्यू के बराबर आ सकता है। इसीलिए बेटा मैंने बोला इफ राउंड नम कॉमा जीरो इक्वल्स टू नम, अगर राउंडेड ऑफ वर्जन उसका उसके एक्चुअल वर्जन के बराबर होगा तो होल नंबर है वो मैंने होल की वैल्यू को ट्रू कर दिया। एल्स मैंने होल की वैल्यू को फॉल्स कर दिया, इसका मतलब है वो होल नहीं है। ये एक फ्लैग है बेटा। अब बेटा जैसे ही मैंने इस इफ स्टेटमेंट को एंड किया मैंने फौरन से बोल दिया कि रिटर्न कर दो होल, ताकि भाई हमने फंक्शन ऐसे बनाया है कि वो चेक करेगा वैल्यू को, अगर होल नंबर है तो होल को ट्रू कर देंगे और बाद में रिटर्न हो जाएगा होल की वैल्यू। लेट्स से यहाँ पे मैंने पास करा होता कोई डेसिमल वैल्यू 2.58, 2.58 यहाँ पे जाती, होल का एक वेरिएबल बनता, सही है। राउंड 2.58 कॉमा जीरो क्या बनता? 2 बनता। और नंबर की वैल्यू क्या है? 2.58। 2 बराबर है 2.58 के? नहीं बेटा, ये इक्वल नहीं है। कोड में रह जाता एल्स के ऊपर, होल के अंदर फॉल्स से हो जाता। एंड इफ के बाद फंक्शन रिटर्न क्या करता? फॉल्स करता, जो कि एक्चुअली वैलिड है। 2.58 इज नॉट अ होल नंबर। तो बेटा इस तरह हम लोग अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। जब बेटा मैंने ये फंक्शन यहाँ पे पूरा का पूरा बना लिया तो बेटा ये फंक्शन अब रेडी टू यूज है। अब मैं इसको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिस तरह हम लोग div, mod, length, सब स्ट्रिंग सारे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। बेटा मैंने इसलिए बोला कि जब आपने फंक्शन को कॉल करना है तो आप किस तरह कॉल करोगे। मैंने एग्जांपल दी है कि मैंने एक वेरिएबल में इसकी वैल्यू सेव की है। आप आउटपुट भी कर सकते हो फंक्शन को, सही है। आउटपुट इज होल करके आप ट्रू या फॉल्स आउटपुट हो जाएगा। आप इसको किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर भी डाल सकते हो, इफ इज होल 225.82। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज इसकी वैल्यू जो होगी वो आप इसको अपने यूज में लेके आ सकते हो। अगर फंक्शन के अंदर पैरामीटर नहीं हो, जैसे कि रैंडम का फंक्शन है, तो बेटा उसके अंदर भी जो सिंटेक्स है वो एग्जैक्टली सेम है। फंक्शन, उसका नाम, कोई पैरामीटर्स नहीं है तो बस ब्रैकेट खाली छोड़ दो, रिटर्न्स के बाद डेटा टाइप, फिर उसकी बॉडी, रिटर्न वैल्यू और फिर एंड फंक्शन। अब इसकी भी एग्जांपल देखते हैं, बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी। मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जो एक होल नंबर रिटर्न करता है 1 to 10 इंक्लूसिव। इसको बेटा हमने अगेन वीडियो में पिन शुरू में कर दी थी रैंडम फंक्शन वाली, उसको देखोगे तो आपको ये पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने बेटा क्या किया, मैंने फंक्शन का नाम रखा रैंडम नम, कोई पैरामीटर्स नहीं है, और मैंने बोला इट रिटर्न्स इंटीजर, बिकॉज होल नंबर रिटर्न करना है मेरे फंक्शन में। और बेटा जो हमारा राउंड रैंडम का कॉन्सेप्ट है, 10 to 1 के अंदर बेटा आर की वैल्यू 9 होगी, सही है। जो एस है बेटा हमारे पास वो 1 होगा, और राउंड ऑफ कर दिया इसको मैंने टू 0 डेसिमल प्लेसेस। डायरेक्टली बेटा मैंने वैल्यू रिटर्न कर दी और मैंने फंक्शन को एंड कर दिया। मैंने इसकी एग्जांपल दी एक फंक्शन को कॉल करने की आउटपुट करके कि योर लॉटरी नंबर इज रैंडम नम। तो बेटा इस लाइन से क्या होगा कि कोई भी रैंडम वैल्यू बिटवीन 1 to 10 यहाँ पे आ जाएगी रैंडम नम की जगह। एग्जांपल इसकी एक पासवर्ड क्वेश्चन से भी डाल दी फंक्शंस की। भाई बोलने हैं द फंक्शन ऑड्स, एक पैरामीटर इसके अंदर है x, रिटर्न्स ऑड, ये रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग, रिटर्न करेगा ऑड इफ द वैल्यू ऑफ x इज एन ऑड नंबर। अच्छा, जो अगर ये जो पैरामीटर पास हो रहा है अगर ये ऑड नंबर होगा तो फंक्शन ने रिटर्न करना है ऑड। अगर ये ऑड नंबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली इवन नंबर होगा, तो उस केस में फंक्शन रिटर्न करेगा इवन। बोल रहे हैं सुडो कोड लिखो, राइट सुडो कोड स्टेटमेंट्स टू डिफाइन द फंक्शन एंड कॉल द फंक्शन यूजिंग पैरामीटर a एंड शोर द रिटर्न आइटम इन वेरिएबल p। पहले बेटा डिफाइन करते हैं। अब बेटा देखो फंक्शन डेफिनेशन में मैंने लिखा फंक्शन ऑड्स, पैरामीटर का नाम मैंने x ही रख दिया क्योंकि इन्होंने भी x बोला हुआ था। अब चेंज भी कर सकते हो बट इट इज प्रेफर्ड, मेरी एडवाइस है बेटा आप सेम नाम यूज करो जो इन्होंने दिया हुआ है। फंक्शन ऑड्स x इंटीजर होगा ऑब्वियसली, इवन ऑड चेक हो रहा है। रिटर्न्स स्ट्रिंग, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमने देखा कि वो चाह रहे हैं कि हम रिटर्न करें स्ट्रिंग वैल्यू। बेटा मैंने यहाँ पे अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टाइप का, इसके अंदर बेटा मैं अपना आंसर सेव करूंगा, ऑड या इवन यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। मैंने बोला इफ मॉड, अब बेटा इवन नंबर चेक हम लोग फेमिलियर हैं। इवन नंबर जो होता है, जैसे यहाँ पे जो पेरीमीटर आया है x, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर 0 आएगा तो नंबर इवन होगा। कोई भी बेटा इवन नंबर होता है जब वो 2 से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ऑड नंबर के केस में बेटा हमेशा रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है या नॉट 0 आता है। इस तरह आप इसको समझ लो, ठीक है। तो मैंने बोला अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा तो टाइप के अंदर इवन सेव कर दो, एल्स वो नंबर ऑड होगा तो फिर टाइप के अंदर ऑड सेव कर दो। इफ को एंड किया और मैंने फौरन से वैल्यू को रिटर्न कर दिया।
रिटर्न कर दिया टाइप। अगर इवन होगा तो इवन रिटर्न हो जाएगा, ऑड होगा तो ऑड रिटर्न हो जाएगा। एंड फंक्शन। अब बेटा यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ये आप वेरिएबल जो बनाते हैं, अगर हम ये ना बनाएं और हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न इवन और यहाँ लिखते हैं रिटर्न ऑड, तो बेटा ये आपके पास टेक्निकली सही है, बट अगेन मैं प्रेफर करूंगा बेटा और आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो एक ही लाइन से करो एंड में। अगर इफ के अंदर दो जगह से वैल्यू वैल्यू रिटर्न हो सकती है तो आप बेटा उसको पहले किसी वेरिएबल में सेव कर दो। रिटर्न बेटा आप एक ही मरतबा लिखो। और बेटा एक और बात, इन वेरिएबल्स को जो हम एक फंक्शन के अंदर बनाते हैं, इन वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। हमने पीछे भी बनाया था एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर, इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो होते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेड दे आर मेड इनसाइड द फंक्शन। इनको आपने बेटा हमेशा डिक्लेयर करना है, 15 मार्क के सवाल के अंदर भी इन वेरिएबल्स को आपने डिक्लेयर करना है। ठीक है बेटा, ये वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं और फंक्शन के बाहर मेन प्रोग्राम में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि ये फंक्शन आप बना रहे हो तो फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, कॉल करने के टाइम पे या कहीं भी और इसको आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा भाई, फंक्शन को कॉल करना था, कॉल द फंक्शन यूजिंग पेरीमीटर ए एंड स्टोर द रिटर्न आइटम इन वेरिएबल बी। जो उन्होंने हमें बोला मैंने उसी के अंदर उसको कॉल कर दिया। मैंने बोला भाई पेरीमीटर ए से कॉल किया है और रिटर्न वैल्यू को वेरिएबल बी में सेव कर दिया। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये बेटा फंक्शन की एक यूजेज थी। अब बेटा बात करते हैं प्रोसीजर्स की। ठीक है, अब बेटा फंक्शंस के हमने दो एग्जांपल देखी हैं, हमने उनको कॉल भी किया, हमने समझ लिया फंक्शन खुद से किस तरह बनाते हैं। इसके अंदर एक पासवर्ड का सवाल भी मैं एंड में ऐड करूंगा 15 मार्क वाला, तो डोंट वरी, फंक्शन बहुत अच्छी तरह क्लियर होंगे। प्रोसीजर बेटा हमारे लिए न्यू है बिकॉज हमने ना बिल्ट इन प्रोसीजर इस्तेमाल नहीं किए। हमने लेंथ डिव मॉड इस्तेमाल किए, वो बिल्ट इन फंक्शन से। प्रोसीजर बेटा हमने इस्तेमाल नहीं किया, हम प्रोसीजर खुद से ही बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। प्रोसीजर क्या करता है, अगेन फंक्शन की तरह ये भी एक टास्क करता है, बस फर्क क्या है बेटा, प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। फंक्शन हमेशा कुछ ना कोई वैल्यू रिटर्न हमेशा करेगा, एक वैल्यू। प्रोसीजर बेटा कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। प्रोसीजर का फायदा क्या है, क्या प्रोसीजर के अंदर इनपुट और आउटपुट ले सकते हो। इसको हम लोग समझेंगे अभी अच्छी तरह कि क्या मतलब है इस बात का। तो जैसे हमने बेटा फंक्शन जो बनाया था, तो जैसे रैंडम वाला फंक्शन हमने बनाया या हमने बेटा यहाँ पे फंक्शन बनाया, विद इन द फंक्शन में कुछ इनपुट नहीं ले सकता यूजर से कि भाई बताओ भाई क्या चीज़ चाहिए आपको। यहाँ पे भी बेटा मैंने कोई इनपुट नहीं लिया विद इन द फंक्शन से, चेक किया कि ये पैरामीटर है, होल नंबर है, यहाँ पर नहीं है। प्रोसीजर के अंदर बेटा आप इनपुट आउटपुट ले सकते हो। और अगेन प्रोसीजर मे बी विद पैरामीटर्स हो, मे बी विदाउट पैरामीटर्स हो। अब बेटा सेम टू सेम सिंटेक्स है प्रोसीजर को भी बनाने का, बस फर्क क्या है, प्रोसीजर लिखेंगे, नेम, पैरामीटर, उसकी टाइप। आगे बेटा ये जो रिटर्न्स वाली लाइन है वो नहीं होगी बिकॉज प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। उसकी बेटा बॉडी होगी एंड प्रोसीजर, पैरामीटर नहीं होंगे तो ये ब्रैकेट्स खाली होंगे। अच्छा भाई, प्रोसीजर को कॉल किस तरह करना है, फंक्शन को कॉल करना बहुत आसान होता है। हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और पैरामीटर लिख देते हैं, फिर एरो लगा के सेव कर देते हैं, आउटपुट कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज। प्रोसीजर बेटा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो आप इसको इक्वल्स टू यहाँ एरो के साथ आप नहीं लगा सकते, ना आउटपुट के साथ लगा सकते हो। आप सिर्फ लिखते हो कॉल और फिर प्रोसीजर का नाम और उसका पैरामीटर। अब ये इस तरह वर्क करता है, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल देखते हैं। अब प्रोसीजर रैंडम वैल्यू, अगेन बेटा रैंडम वाला फंक्शन की वीडियो जरूर देखो वरना इस वीडियो में आपको मसला होगा। अब प्रोसीजर रैंडम वैल्यू टेक्स 3 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर आएंगे इसके अंदर, ऑफ टाइप इंटीजर एस ई एंड एन। बोल रहे हैं 3 पैरामीटर आएंगे, एक को इन्होंने नाम दिया एस को, एक को ई और एक को एन। इट आउटपुट्स आर रैंडम नंबर बिटवीन एस एंड ई। बोल रहे हैं 3 नंबर एंटर होंगे, इंटीजर होल नंबर्स, एस ई और एन। एस और ई के बीच में हमने कोई भी रैंडम नंबर आउटपुट करवाना है इस प्रोसीजर में, और उस नंबर को राउंड अप भी करवाना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि हमने उसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ भी करवाना है। राइट सूडो कोड टू डिफाइन रैंडम वैल्यू, रैंडम वैल्यू का सूडो कोड लिखना है। समझाने के लिए ना उसने हमें प्रोसीजर की, बेटा मैंने सवाल खुद लिखा है पर एग्जामिनर समझाने के लिए आपको इस तरह के प्रोसीजर में एग्जाम्पल भी देगा। जैसे रैंडम वैल्यू 162 क्या करेगा, तो उसने बोला कि इट कैन रिटर्न एनी रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 6 राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और यहाँ उसने हमारी हेल्प कर दी, उसने हमें बोला कि एज्यूम करो एस जो है वो हमेशा, एज्यूम एस विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन ई। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है रैंडम नंबर का वो होता है आर इक्वल्स बिगर माइनस स्मॉलर। तो बेटा हमें पता लग गया बिगर क्या है स्मॉलर क्या है। और एस और ई दोनों एक टाइम पे नेगेटिव नहीं होंगे, तो स्पेशल केस कभी हमें यहाँ पे मसला नहीं है। तो भाई हमने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे प्रोसीजर का हेडर लिखा, एस इंटीजर, ई भी इंटीजर, एन भी इंटीजर। इसके बाद
डिक्लेयर किया एक वेरिएबल रेंज। बेटा ये मैंने आर का जो वैल्यू होती है ना वो सेव करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ा मुझे। और बेटा आर का फॉर्मूला क्या है, बिगर माइनस स्मॉलर, तो ई माइनस एस, बिकॉज ई जो है वो बड़ा नंबर होगा, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आउटपुट कर दिया बेटा, अगेन वही फॉर्मूला, आउटपुट क्या कर दिया, राउंड रैंडम आर प्लस एस राउंडेड ऑफ टू एन डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा ये मैंने एक प्रोसीजर बना दिया और मैंने इसको कर दिया एंड एंड प्रोसीजर। इससे बेटा क्या होगा मेरे पास कि हम लोग जो है एक प्रोसीजर के साथ बैठे हुए हैं जो किसी भी तीन पैरामीटर्स अपने पास लेगा, जैसे 1, 100 और 0। क्या करेगा इस केस में वो कि 1 से लेकर 100 तक कोई भी राउंड रैंडम नंबर डिस्प्ले कर देगा, आउटपुट कर देगा स्क्रीन के ऊपर, और उसको 0 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ भी करेगा। तो बेटा यहाँ पे हमने एक बात देखी कि जो प्रोसीजर होता है वो वैल्यूज को आउटपुट करता है, सही है। और भी इसके फंक्शनलिटीज होते हैं, सिर्फ आउटपुट नहीं करने के लिए इस्तेमाल होगा, ये वैल्यूज को चेंज भी कर पाएगा, बस रिटर्न नहीं करेगा कोई वैल्यू। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि आप इसको किसी डेफिनेट वैल्यूज के साथ भी कॉल कर सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको वेरिएबल्स के साथ कॉल किया है। तो अब ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वहां से लेकर 15 तक एक रैंडम नंबर आउटपुट हो जाएगा, राउंडेड टू एक्स डेसिमल प्लेसेस। प्रोसीजर का मेन एसेंस समझने के लिए इसका एक और सवाल समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक चीज दिखाई है कि सेम वही काम, तीन नंबर आएंगे एस, ई और एन, ठीक है। तीनों नंबर जो होंगे एस से ई के बीच में एक वैल्यू रिटर्न होगी रैंडम, और एन जो होगा उतने डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ हो जाएगी वैल्यू। आउटपुट कर रहे हैं स्क्रीन पे, यही सब कुछ हो रहा है। फर्क ये है कि यहाँ पे जो तीन पैरामीटर्स हैं वो हम लोग एज पैरामीटर्स नहीं ले रहे, हम एक भी पैरामीटर नहीं ले रहे, यहाँ पे हम उनको एज इनपुट्स दे रहे हैं। तो ये प्रोसीजर मैंने के अंदर मैंने क्या किया, मैंने प्रोसीजर लिखा, रैंडम उसका नाम लिखा, कोई पैरामीटर पास नहीं किए। मैंने ऑब्वियसली वो इनपुट लेनी थी वो वैल्यूज, तो मैंने एस, ई और एन इनको भी मैंने डिक्लेयर किया, और मैंने प्रोसीजर के अंदर ही इनपुट लिया। मैंने बोला इनपुट करो एस, इनपुट करो ई, इनपुट करो एन, फिर बाकी वही फॉर्मूला लगाया, आउटपुट कर दी वैल्यू, एंड कर दिया प्रोसीजर। इससे फर्क क्या पड़ा, इसमें ये होगा मेरे पास जब मैं प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो मैं कोई पैरामीटर नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा कॉल रैंडम वैल्यू, बस ये लिखूंगा। लेकिन बेनिफिट हमें ये होगा कि जब मैं ये प्रोसीजर यूज करूंगा तो वो खुद से ही यूजर से इनपुट मांगेगा, बताओ भाई कहाँ से कहाँ तक आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एस यूजर खुद एंटर करेगा, ई की वैल्यू यूजर खुद डालेगा, और एन की वैल्यू भी यूजर खुद डालेगा। तो कभी कभी सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इनपुट लेना पड़ सकता है वैल्यूज को, कभी कभी हमें वैल्यूज को एज पैरामीटर्स पास करना पड़ सकता है अगर हमारे पास पीछे प्रोग्राम से वैल्यूज आ रही हूँ। तो बेटा ये दोनों केसेस हमें समझने हैं, ये काम प्रोसीजर के अंदर हो सकता है कि आप इनपुट में भी वैल्यूज को प्रोसीजर के अंदर पास करवा सकते हो। अब बेटा ये जो एग्जांपल है ना, इसके अंदर हमने इस सवाल को बहुत अच्छी तरह यूज करना है टू अंडरस्टैंड के प्रोसीजर जो हैं उनका एक और यूज और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। बेटा प्रोसीजर जो है उसको उनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू इनपुट डेटा इनटू ऑलरेडी स्टोर्ड एरेज और ऑलरेडी स्टोर्ड वेरिएबल्स। मेरी बात का मकसद ये है कि सवाल में बोल क्या रहा है, वो बोल के रहा है कि अ प्रोसीजर न्यू डेटा, सही है, इसका नाम है न्यू डेटा, ठीक है, अलाउज डेटा फॉर न्यू कॉन्टेक्स्ट टू बी एंटर्ड, ठीक है, नए कॉन्टेक्स्ट का डेटा एंटर करवाएगा, ये कहाँ पे, एंड स्टोर्ड इन द 2D एरे कॉन्टेक्स्ट। एक प्रोसीजर है जो नए कॉन्टेक्स्ट का डेटा सेव करवाएगा एक एरे में, 2D एरे में, इसका नाम है कॉन्टेक्ट्स। बोले अब पैरामीटर नंबर इज यूज टू पास वैल्यूज फ्रॉम द मेन एल्गोरिथम टू द प्रोसीजर। अच्छा भाई, नंबर जो है पैरामीटर्स के अंदर पास होगा, ये वैल्यूज पास करेगा मेन एल्गोरिथम से, क्या वैल्यूज, फॉर द नंबर ऑफ न्यू कॉन्टेक्ट्स। अच्छा भाई ये बोल रहा है, अब आसान लफ्जों में हमारे पास 2D एरे एक है कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, इस 2D एरे कॉन्टेक्ट्स के अंदर हम लोग डेटा सेव करवा रहे हैं, सही है। कितनी वैल्यू सेव करवानी है, 1, 2, कितनी वैल्यू सेव करवानी है, नंबर तक, जो भी नंबर की वैल्यू है। अगर नंबर पैरामीटर पास हुआ होगा एज 5 तो 5 वैल्यू सेव होंगी, अगर 10 तो 10 वैल्यू सेव होंगी, 20 तो 20 वैल्यू सेव होंगी, ठीक है। अच्छा इसमें कॉलम्स कितने हैं वो हमें नहीं पता अभी, बोल के रहा है हमें आगे, is used to pass values from the main algorithm to the procedure for the number of new contacts, ठीक है। नेक्स्ट फोर, आगे बोले नेक्स्ट, इसके बोले इसके बाद 4 पीसेस ऑफ कॉन्टेक्ट डेटा फॉर ईच न्यू कॉन्टेक्ट आर एंटर्ड। अच्छा भाई बोलने पहले भाई हमें पता लगेगा नंबर के थ्रू कितनी वैल्यूज सेव करवानी है, तो मैंने भाई प्रोसीजर न्यू डेटा के अंदर पैरामीटर पास कर दिया नंबर इंटीजर का।
बोल रहे हैं इसके बाद आप क्या करो, उसके बाद वो बोल रहा है हमने 4 पीसेस ऑफ कॉन्टेक्ट डेटा जो है वो एंटर करवाना है एट द स्टार्ट ऑफ एरे। अब यहाँ पे ब्लैंक दी हुई है उसने बोला कि भाई प्रोसीजर न्यू डेटा नंबर इंटीजर, सही है, पैरामीटर नंबर पास हो गया। फॉर रो 1 2 कितनी रोज में डेटा सेव करवाना है, कॉलम तो 4 है, वो तो हम इसने बता भी दिया, 4 पीसेस ऑफ कॉन्टेक्ट डेटा सेव होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई जितने एरे के अंदर कॉलम्स है वो हमारे पास अभी हमारा टॉपिक नहीं है, क्या पता एरे में कॉलम 4 से ज्यादा हो, पर डेटा सेव करवा रहा है वो 4 कॉलम्स के अंदर ही अभी। ठीक है, तो 4 कॉलम्स के अंदर हमारे पास डेटा सेव हो रहा होगा। रोज कितनी, नंबर, 1 2 नंबर, क्योंकि एरे के स्टार्ट में सेव कराना है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द एरे, तो उसका मतलब है 1 से शुरू होगा और कितनी रोज तक कराना है, जो भी नंबर के अंदर वैल्यू होगी। अगर 10 होगा तो 10 रोज तक डेटा सेव होगा, 20 तो 20, 5 तो 5। सही है। कॉलम 1 to 4 इनपुट लेंगे कहाँ पे, इनपुट बेटा लेंगे हम लोग एरे के अंदर कॉन्टेक्ट्स, इनपुट कॉन्टेक्ट्स। अब बेटा हमें पता है 2D एरे में इनपुट के लिए कॉन्टेक्ट्स, रो नंबर चल रहा होगा हमारे पास, रो, कॉलम नंबर चल रहा होगा कॉलम। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद हमें बोल रहा है कि जो नेक्स्ट 4 pieces ऑफ डेटा फॉर ईच न्यू कॉन्टेक्ट आर एंटर्ड एंड स्टोर्ड इन द एट द स्टार्ट ऑफ द एरे, और कुछ नहीं करवा रहा, वैल्यू इनपुट करवा रहा है, तो ऑब्वियसली इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो लूप है वो एंड करूंगा, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रो। पर बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि और एंड प्रोसीजर, ये प्रोसीजर एक पैरामीटर ले रहा है और इनपुट ले रहा है इनटू एन एरे जो हमारे पास प्रोसीजर से बाहर एग्जिस्ट करता है। ये फायदा है बेटा प्रोसीजर्स का, आप इनको यूज करके पुराने एग्जिस्टिंग वैल्यूज में इनपुट ले सकते हो, उनको सॉर्ट कर सकते हो, उनको आउटपुट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह बेटा ये जो प्रोसीजर है ना बेटा, ये सिर्फ अभी वर्क करेगा कॉन्टेक्ट के साथ ही। तो ये स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो इस एरे कॉन्टेक्ट के अंदर इनपुट ले रहा है। तो बेटा इसकी यहाँ पे एक ये यूज केस जो है, इसी तरह की यूज केस हम लोग आगे भी देखेंगे 15 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर। अब मैंने यहाँ पे इसका पार्ट 2 भी डाला है। बोले राइट द सुडो कोड टू इनपुट द नंबर ऑफ न्यू कॉन्टेक्ट्स एंड टू यूज प्रोसीजर न्यू डेटा। बेटा उसने बोला है कि आप न्यू कॉन्टेक्ट्स का नंबर एंटर करवाओ, मैंने बोला एंटर नंबर ऑफ न्यू कॉन्टेक्ट्स। सही है, इनपुट लिया मैंने एक वेरिएबल में, न्यू कॉन्ट्स नाम का वेरिएबल है। सही है, और मैंने इसको फिर प्रोसीजर को कॉल कर दिया न्यू न्यू डेटा कॉन्टेक्ट्स के साथ। इससे होगा क्या कि भाई लेट से आपने एंटर किया 5, तो भाई अब वो है ना 5 रोज के अंदर इनपुट लेगा, 4 4 इनपुट्स, तो हर रो के अंदर 4 4 इनपुट्स लेगा वो, और सेव कहाँ करेगा उन इनपुट्स को, इनसाइड द एरे कॉन्टेक्ट्स, क्या नाम है एरे का, कॉन्टेक्ट्स के अंदर। अब बेटा मैंने यहाँ पे और सवाल ऐड करे हैं। यहाँ पे हमारे पास बोल रहे हैं द वेरिएबल्स नेम एज एंड फाउंड आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, नेम होल्ड्स अ नेम, एज होल्ड्स अ एज एज अ होल नंबर, और फाउंड होल्ड्स अ फ्लैग जो कि ट्रू और फॉल्स होगा। बोल रहा है इसको डिक्लेयर कर दो, बहुत आसान है, तीनों वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। पार्ट बी में बोल रहे हैं द प्रोसीजर स्टोर डेटा, सही है, पैरामीटर्स में जा रहा है नेम, स्टोर्स द नेम ऑफ अ पर्सन इन द फाइल पीपल डॉट टी एक्स टी। अगेन आप देख रहे हो प्रोसीजर जो है वो एक पैरामीटर पास कर रहा है और इस वैल्यू को सेव कर रहा है इनटू अ फाइल। राइट सूडो कोड स्टेटमेंट्स टू, डिफाइन करना है प्रोसीजर को और उसके अंदर ही नाम स्टोर करवाना है इन द डेफिनेशन। तो भाई मैंने प्रोसीजर का हेडर लिखा, नाम लिखा, पैरामीटर पास करवाया नेम स्ट्रिंग के अंदर। फाइल में अगर आपने नाम सेव करना है तो वो 3 स्टेप्स में होगा, पहले आप ओपन करोगे फाइल को, ओपन फाइल के बाद फाइल का नेम आता है, नाम सेव करना है तो फॉर राइट, राइट मोड में फाइल को ओपन किया। फिर बेटा फाइल में लाइन किस तरह राइट करते हैं उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स है राइट फाइल, राइट फाइल के बाद अगेन फाइल का नेम, कॉमा, और उसके बाद जो वेरिएबल आपने जो वैल्यू सेव करनी है वो एज अ वेरिएबल आप लिख लेते हो। तो राइट फाइल स्टोर डेटा नेम, इसका मतलब है नेम में जो भी वैल्यू होगी वो फाइल में सेव हो जाएगी। राइट फाइल का बेटा रूल होता है कि जो वेरिएबल अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो कोई, तो वो स्ट्रिंग का हो। अगर आप वेरिएबल नहीं लिख रहे, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हो कोई, तो वो वैल्यू भी हमारे पास क्या हो, स्ट्रिंग की हो। क्लोज फाइल पीपल डॉट टी एक्स टी, इसका मतलब है फिर जब आपने लाइन लिख दी तो आप फाइल को क्लोज करोगे ऑब्वियसली। और बेटा मैंने प्रोसीजर को एंड कर दिया, ये मेरे पास प्रोसीजर बन चुका है, डिफाइन हो चुका है। पार्ट 2 में बोल रहे हैं राइट द सूडो कोड दैट यूजेस द प्रोसीजर स्टोर डेटा, जो हमने अभी अभी बनाया है, टू स्टोर द नेम स्वेला इन द फाइल। तो भाई नाम अगर सेव करवाना है कोई भी, तो एक ही लाइन से होगा, हम करेंगे प्रोसीजर को कॉल और हम बोलेंगे भाई स्टोर डेटा
कॉल करा हमने और इसमें हमने जो है ना पैरामीटर पास कर दिया। इससे क्या होगा कि भाई ये नाम जो है हमारे पास नेम की जगह ले लेगा, यानी कि नेम की जो चीज़ नेम के साथ हो रही है वो इस नाम के साथ होगी। ओपन करेंगे फाइल को, ये इन द प्रोसीजर फाइल ओपन होगी, ये नेम जो है स्टोर होगा, फाइल क्लोज होगी और नाम सेव हो जाएगा। बेटा मैंने यहाँ पे एक और सवाल डाला है फंक्शन का, ठीक है। इससे पहले मैंने फंक्शन का सवाल एक और करवाया था, सही है, होल नंबर को देखने के लिए। तो बेटा ये भी इसी तरह का सवाल है, आप खुद से ट्राई करना, डिफाइन करना, कॉल करना। अब हमारा जो गोल है वो ये है कि ये जो हमने प्रोसीजर अभी समझे हैं, इसी इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करें इनटू क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स के 15 मार्क के सवाल में किस तरह ये प्रोसीजर वर्क करते हैं।